जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है जी आज हमारा 1, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आज के लेक्चर में हम लॉ से रिलेटेड कुछ लीगल कंसेप्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलना है। और ये प्लानिंग आपके लिए ख़ास तौर पे जो कैफ 4 बिज़नेस लॉ के स्टूडेंट्स आपके लिए समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये जो अटैम्प्ट है ये इनकी कैफ की पहली अटैम्प्ट होगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये कैफ की पहली अटैम्प्ट है? तकरीबन सारे स्टूडेंट्स, बट ठीक। तो पीआरसी में जो टेस्टिंग का स्टाइल होता है, टेस्टिंग का लेवल होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और कैफ में जो टेस्टिंग का स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम किन चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो और भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा मेन, फिर इसके बाद इस सब्जेक्ट में जो बड़ी बड़ी रीज़न है फेल होने की वो क्या हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये रीज़न्स हमने एक तो आई कैब के एग्जामिनर कमेंट से उठाई हैं, और फिर इसके अलावा कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अभी एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं ये प्रोबेबली आपको भी नहीं पता होगा, ये भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ। फिर इसके बाद कुछ मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी कि किस तरीके से आप ये जो सेशन है हमारा इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इन इंस्ट्रक्शंस को समझना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि शायद जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है ये एक सब स्टैंडर्ड मोड ऑफ एजुकेशन है फिज़िकल की निस्बत। हालांकि मेरा अपना ख्याल इसके अपोजिट है। असल में कोई भी चीज़ है ना वो इन इटसेल्फ, उसमें वो चाहे जितनी मर्जी पावर हो, लेकिन अगर आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता ना आप उसे बेनिफिट नहीं उठा सकते। ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन ख़ास तौर पे, वैसे तो फिजिकल के लिए भी इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इस ऑनलाइन सिस्टम से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगी, एडवाइसेस होंगी, मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी। और फिर एंड पे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर प्लान कि हमारा जो डेली लेक्चर होगा ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड होगा, लॉजिकल पार्ट्स कितने होंगे। होगा एक ही लेक्चर, ठीक है, वो डेली 1 घंटा और 10 मिनट का होगा तकरीबन, लेकिन इस एक लेक्चर को हमने डिफरेंट लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो लॉजिकल पार्ट्स क्या है, हम किस तरीके से चलेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी आज जो हम चीज़ें क्लास में समझने जा रहे हैं वो हमारे अगले पूरे सेशन में फॉलो होंगी। इसलिए आपने ये हरगिज़ नहीं समझना कि आज अगर हमने किताब का कोई पहला सफ़ा नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हमने टाइम ज़ाया किया है, ऐसी बात नहीं होगी। बल्कि आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने समझनी है वो फिर इसके बाद पूरे सेशन में शायद डिस्कस ना हो। वैसे तो वक्तन फ़वक्तन मैं डिस्कस करता रहूँगा कुछ चीज़ें, लेकिन इस तरह एक ही लेक्चर में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो कि आपके ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस नहीं होगी। इसलिए अटेंटिव होकर चीज़ों को सुनना है और समझना है। जी लेक्चर को पास कीजिएगा जी। आज की क्लास में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस वक्त आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी एक पेज की शक्ल में। ये पेज जो है ये एक रेगुलर टेक्स्ट पेज नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें डिफरेंट बॉक्सेस हैं, उनका आपस में कुछ इंटर रिलेशनशिप बाज़ औक़ात होगा। इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप का पर्पज़ क्या होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है 1.25 घंटे में तकरीबन, उस सब को आप अगर घर बैठ के 10 मिनट में रिवाइज करना चाहें तो ये इस एक पेज के ऊपर सारे की पॉइंट्स होंगे। क्योंकि लेक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेनेटरी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं रूल्स, वो अहम होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी भी टीचर का अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें जो चीज़ उसने बतानी होती है कंसेप्ट,
वो तकरीबन 15 मिनट के करीब का होगा। जो 45 मिनट होंगे वो उसको एक्सप्लेन करते हुए, उसकी एग्जाम्पल्स देते हुए वो टीचर के लगते हैं। तो जो भी क्लास में जितना भी मटेरियल आपके साथ डिस्कस किया गया, कंसेप्ट समझाया गया, उन सब की एक समरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही पेज के ऊपर आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर का माइंड मैप आपके साथ ये शेयर किया जाए, ताकि घर बैठ के शाम को आप 5-7 मिनट भी देख लें तो वो आपकी रिवीजन हो जाए। लेकिन ख़ास तौर पे हर चैप्टर का माइंड मैप मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा। यानी मेरी आपकी कमिटमेंट है कि हर चैप्टर का माइंड मैप आपके साथ लाजमी शेयर करूं। हाँ, डेली बेस के ऊपर मैं कोशिश करूंगा, कमिट नहीं करता, ठीक है, लेकिन चैप्टर एंड के ऊपर पूरे चैप्टर का माइंड मैप आपके पास इंशाल्लाह मौजूद होगा। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है? जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं इसमें नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो स्टूडेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सर हम याद करते हैं ना तो कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। एक ये प्रॉब्लम होती है, याद करते हैं कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। इसका भी एक हमने अलहदा से एक हमारे पास प्रोग्राम है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो है ना ये थोड़े से लेंथी होती है, रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है। अकाउंटिंग में तो चले एक कम्प्रीहेंसिव सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, 1 घंटे में अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, मतलब उस चैप्टर की रिवीजन हो गई तकरीबन, ठीक है, अगर आपने कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन अच्छा सेलेक्ट कर लिया। लेकिन थ्योरी में चूंकि रीड करना पड़ता है पेजेस को, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ख़ास तौर पे जो पेपर वाला दिन होता है, यानी पेपर से 1 दिन पहले, उस वक्त पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता, पूरे सिलेबस की रिवीजन नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले फेस करना पड़ती है, अभी आपको इसका शायद अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उससे 1 दिन पहले बहुत अहम होता है कि आपने पूरा सब्जेक्ट रिवाइज किया हो। क्योंकि अगर आपने चाहे मेहनत पहले की हो, आखिरी दिन रिवाइज करके ना जाए तो जहन में वो कंसेप्ट धुंधले पड़ जाते हैं, वो फौरी तौर पे एग्ज़ाम में जहन में नहीं आते। तो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूरे सिलेबस की रिवीजन करना। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इसमें हर्डल क्या पेश आती है कि पेजेस ज़्यादा होते हैं, मटेरियल थोड़ा ज़्यादा, उसको रीड करने में टाइम लगता है। वो हमारे पास तकरीबन इफेक्टिवली 8 घंटे होते हैं, कहने को तो 21 घंटे होते हैं पिछले पेपर और अगले पेपर के, अगर दरमियान में छुट्टी नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन हमने 8 घंटे के अंदर अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है। तो उस 8 घंटे के अंदर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए माइंड में आपका आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि इसमें एक चैप्टर 10 से 12 मिनट में, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है, यानी ये पहली दफ़ा आपके साथ शेयर नहीं हो रहा, इससे पहले भी स्टूडेंट के साथ हम शेयर करते हैं। तो 10 से 12 मिनट के अंदर आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और आपके टोटल बिजनेस लॉ के तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं। तो वो इसका मतलब है बड़ी आसानी के साथ आप 4 से 5 घंटे में कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले पढ़ा हो सारा। तो ये आइडिया है माइंड मैप का। अभी फिलहाल ये माइंड मैप सिर्फ आपको आज की ओरिएंटेशन क्लास का शेयर किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हार्ड फॉर्म में भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और बाद में सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके साथ ही शेयर कर दूंगा। इसमें कुछ कंसेप्ट्स है, वन बाय वन आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे इस पर्पस के लिए, देखिए आप जब कोई डिसीजन करते हैं ना, तो उस डिसीजन में फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी रेलिवेंट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, फ़र्ज़ कीजिए खुदा ना खास्ता, अगर कोई एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है और वो फेल हो जाता है, तो कितना नुकसान हुआ उसका? उसने फीस दी थी, फ़र्ज़ कीजिए 20,000, कितना नुकसान हुआ? आपके जहन में अगर आ रहा है कि उसका 20,000 का नुकसान हुआ, तो ये गलत है। 20,000 तो शायद मामूली से अमाउंट हो, असल में आपका नुकसान हुआ है उन 6 महीनों का। 6 महीने बाद अटेम्प्ट आएगी ना अगली, अब आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा अगली अटेम्प्ट में पेपर देने के लिए। इसका मतलब है अगर आप एक सब्जेक्ट फेल करते हैं तो चांसेस है, वैसे आपके जहन में आ रहा होगा चलो सर कोई बात नहीं, इस अटेम्प्ट में फेल हो गए
तो 3 में से 3 पेपर दिए थे, 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगली दफा 4 उठा लेंगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट, हम टीचर क्या सोच, टीचर को क्या अंदाजा होता है अपने एक्सपीरियंस से कि जो स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में 3 पेपर नहीं पास कर सका, वो क्या अगले अटेम्प्ट में 4 पेपर पास कर लेगा? मुश्किल है, करने को कर सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने 5-5 पेपर पास किए हो एक अटेम्प्ट में, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। उसके लिए फिर आदतें बदलना पड़ती हैं। अगर उन्हीं आदतों के साथ 4 पेपर तैयार करें तो फिर 4 पेपर पास नहीं, 2 ही होंगे। तो बहरहाल, तो अब हमने जो आपके जो डिसीजन में रेलिवेंट है वो सिर्फ 20,000 की अमाउंट नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का कीमती वक्त 6 महीने। इसलिए आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपको ये पता हो कि आप अपना कैरियर जिस पर्सन के हवाले कर रहे हैं, क्या वो पर्सन इस काबिल है कि नहीं कि आपको पढ़ा सके। ठीक है, इसलिए पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में। फिर इसके बाद कुछ अर्सा जिस फर्म से मैंने क्वालिफाई किया उसी फर्म में मैनेजरियल लेवल पे जॉब की तकरीबन 1 साल और 2 महीने। फिर 2009 में टीचिंग प्रोफेशन में शिफ्ट हुआ और 2009 से लेके आज तक फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग कर रहा हूँ, यानी टीचिंग के अलावा और कोई काम ना मुझे आता है और ना मैं करता हूँ। 2009 से अब तक तकरीबन 14-15 साल हो गए। अच्छा, अब ये तो हो गया इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट के बारे में खास तौर पे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये सब्जेक्ट क्या है? लीगल सब्जेक्ट है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया करता था 2 तरह से, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। पहले क्लासिफिकेशन करता था सब्जेक्ट की, फिर अप्रोच डिसाइड करता था कि सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है धड़ाधड़ प्रैक्टिस, बेतहाशा प्रैक्टिस। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है रट्टा लगाना है, सिर्फ समझ आए या ना आए। और एग्जाम में लिखना क्या है, मार्क्स दे के डिसाइड करते हैं। कम मार्क्स है थोड़ा लिखना है, ज़्यादा मार्क्स है ज़्यादा लिखना है। नॉर्मली हमारे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इंटर वगैरह में, मेरा ख्याल है इसी अप्रोच के मुताबिक, हमारे ज़माने में तो इसी अप्रोच के मुताबिक तैयारी करवाई जाती थी। लेकिन याद रखिए, बज़ाहिर दिखने में ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल है, यानी जब आप बुक ओपन करेंगे आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नज़र नहीं आएंगे, आपको इसमें पैराग्राफ नज़र आएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट है लीगल। लीगल का मतलब क्या होता है कि या तो जो भी आप मटेरियल लिखेंगे ना, जैसे मैंने बताया हमें टीचर कहा करते थे कि आपने बस लिख देना है, 20 नंबर का सवाल आया, 5 सफ़े आपने लिख देने हैं। ठीक है, और अप्रोच होती थी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, यानी लिखना ज़रूरी है, सही है या गलत है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ता कोई नहीं है, वो सिर्फ लेंथ देख के मार्क्स दे देते हैं। ये अप्रोच डेवलप हुए थे। लेकिन सीए में याद रखिएगा, एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं, आप जो पेपर दे के आएंगे उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है। आप जो पेपर जितने भी अब से ऑनवर्ड दे के आएंगे उसका एक एक लफ्ज़, पीआरसी है एमसीक्यू बेस्ड। अब आगे आपके जितने भी लेवल है ना तीनों, ठीक है, वो है कैफ, वो है सीफैप, वो है एमएसए, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और इसमें याद रखिएगा अप्रोच नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग नहीं है, बल्कि इधर राइट और रॉन्ग। और आपका एक एक लफ्ज़, लाइन नहीं कह रहा, एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद उसका रिव्यू भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने कुछ ना कुछ लिख दिया है, तो जब आप खुद को मार्क्स दे रहे होते हैं ना सेल्फ वैल्यूएशन करते हुए, इसमें से कितने मार्क्स आएंगे, तो आपने 0 मार्क्स देने अपने आप को, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ के लिख दे, उसको वैल्यूएट करे। और अगर आपने गलत लिखा हुआ है और ये समझ रहे हैं कि एग्जामिनर बगैर पढ़े सिर्फ जैसे मैट्रिक में या इंटर में हुआ करता था, वो टिक लगा के मार्क्स दे देगा, ऐसे नहीं होने वाला। क्लियर? तो लीगल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें या तो जो कुछ भी आप लिखेंगे या सही होगा या गलत होगा। सही होगा मार्क्स देगा एग्जामिनर, गलत होगा मार्क्स नहीं देगा। प्री रिक्विजिट क्या है? क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है या नॉलेज होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है।
ठीक है, प्रोबेबली इसीलिए आपने कैफ में जो सबसे पहला सब्जेक्ट नॉर्मली स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं वो यही होता है। इससे पहले इवन अकाउंटिंग वगैरह पढ़ा होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ठीक है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसमें बाज़ औक़ात यूज होते हैं, जैसे लफ्ज़ यूज होता है बायर, जैसे वर्ड यूज होता है सेलर, ठीक है। तो इसके साथ तो आप फेमिलियर होंगे, बायर सेलर बताने की जरूरत तो नहीं है। बस डिफिकल्टी लेवल क्या है? मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, उसे हम उस्ताद, आप लोग नहीं, स्टूडेंट नहीं, हम उस्ताद उसे डिफिकल्ट या इजी बनाते हैं। बहरहाल इस सब्जेक्ट को अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी भी नहीं है, लीगल कंसेप्ट है ना। आप अपनी लॉ में मसला क्या होता है, आप अपनी मर्जी से अपनी कॉमन सेंस की बेस पे कुछ नहीं लिख सकते, आपको वही लिखना है जो किसी कानून की किताब में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसमें ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अहम होगी कि आप क्वेश्चन को ड्राफ्ट किस तरीके से करते हैं, और ख़ास तौर पे कैफ 4 की क्लास में हम ख़ास तौर पे इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करते हैं, ड्राफ्टिंग स्किल, क्योंकि आपको भी आदत है, वो PRC से हो गया है तो MCQs बेस्ड अटैम्प्ट करने, अब आपने रिटन फॉर्म में इसको अटैम्प्ट करना है और उस स्टाइल में अटैम्प्ट करना है जिस स्टाइल में ICAP रिक्वायर करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस डेली पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है खासतौर पे ड्राफ्टिंग स्किल्स के, कि हमने तो ड्राफ्ट कैसे करना है। पासिंग परसेंटेज पास में इस सब्जेक्ट की क्या ऑन एवरेज, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ऑन 40% के करीब है। 40% का करीब का मतलब ये है, अगर हम इस क्लास को एक एवरेज क्लास एज्यूम करें तो इस क्लास में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? हर क्लास में सारे स्टूडेंट पास तो नहीं होते, सारे फेल भी नहीं होते, ऐसे ही है ना, गुस्से से ना देखें, फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूँ। क्या मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट पास होंगे? ऐसा नहीं होने वाला, फैक्ट, ऐसा नहीं होने वाला। और क्या किसी दूसरे, फर्ज कीजिए कोई ऐसा टीचर जो सबसे हल्का पढ़ाता है, क्या उसकी क्लास में सारे स्टूडेंट फेल होंगे? ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो टीचर पे डिपेंडेंट ही नहीं होते, टीचर कुछ भी ना पढ़ाए, वो अपने स्पीड से अपने लेवल पे पढ़ते रहते, पास हो जाते हैं। एक 10% के करीब स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 10% के करीब स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप जितना मर्जी उनको पढ़ा ले, जोर लगा ले, आप बेस्ट सिस्टम दे दें, बेस्ट एजुकेटर दे दें, उन्होंने फिर भी फेल ही होना, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम होती है, एक 10% एक्सट्रीम है, जिन्होंने पास होना ही होना है, वो खुद से भी पास हो जाते पढ़ के, दूसरी वो जिन्होंने नहीं काम करना, फेल होना है। बाकी जो मिडल 80% होता है, टीचर उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है कि इसको हम किस तरीके से फेल से पास की तरफ लेके आए, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, अगर हम क्लास में मेहनत करेंगे, मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, रिटन होम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, और टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जैसे भी कुछ सजेशंस आएंगी, तो ये 40% बढ़ के हो सकता है 60-70%, 70% तक भी जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कम से कम मेरा तो नहीं है, शायद किसी और का हो। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ये परसेंटेज क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर मैं भी एवरेज पढ़ाऊंगा, आप भी एवरेज पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है 40% तकरीबन समझ लीजिए आधे स्टूडेंट पास होंगे, आधे फेल। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा रिजल्ट 80% तक जाए, ठीक। उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली बेस पे आपने, अच्छा किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल हूँ, हमें ख़ास तौर पे इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने फिगर्स को एग्जैजरेट नहीं करना। किसी के साथ जब कोई फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने हैं तो ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एग्जैजरेटेड, वरना मैं भी आप समझ रहे हो जी हमने तो सुना था सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं सर से पढ़ के, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। पेपर पैटर्न क्या होगा, आपको रिटन फॉर्म में पेपर मिलेगा, कंप्यूटर के ऊपर नहीं, रिटन फॉर्म में 100 मार्क्स का पेपर होगा।
उसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने? 3। अलग-अलग सेक्शन नहीं बने होंगे, वो कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड। आपके पेपर में 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। 15 नंबर के एमसीक्यूज, 35-35 थ्योरी क्वेश्चन, 50% केस स्टडी। थ्योरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन और केस स्टडी, इनमें फर्क होता है। एमसीक्यूज क्या है उसके साथ तो आप फेमिलियर होंगे, वो आपने पीआरसी लेवल पे किया है ना, उनके साथ। ये थ्योरी का क्वेश्चन और केस स्टडी में क्या फर्क है? थ्योरी का क्वेश्चन मतलब जो कुछ आपने याद किया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, एज इट इज आपने छापना है। इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या बाज़ औक़ात कहते हैं रट्टे वाला क्वेश्चन। ठीक है। केस स्टडी क्या है कि जो कुछ आपने याद किया हुआ है वो एज इट इज नहीं पूछा जाएगा, एज इट इज, बल्कि आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखी जाएगी, रियल लाइफ सिचुएशन रखी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या करना चाहिए। यह केस स्टडी बेस्ड, ये बेसिकली आपके कंसेप्ट्स का, जो आपने कंसेप्ट सीखा उसकी एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन है। कि अनफॉर्चुनेटली हमारा इससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जब तक मैं उससे गुजरा हूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते थे, रटे वाले क्वेश्चन होते थे। मैंने मैट्रिक किया, ई.कॉम किया, बी.कॉम किया, रटे वाले क्वेश्चन होते थे, केस स्टडी नहीं होते थे। या कुछ जगहों पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते थे, केस स्टडीज नहीं। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक नई चीज होगी, जिसको हमने जाहिर है डेफिनेटली सीखना है। तो मैं भी कुछ स्टूडेंट ने इससे पहले कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस की हो, ठीक है, शायद ओ लेवल ए लेवल वगैरह में करवाते होंगे कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल तो यहाँ पे ये आपके लिए न्यू टाइप, लेकिन आपको बता दिया मैंने ये होता क्या है। ये जो कुछ आपने सीखा है उसकी रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशन, यह है केस स्टडी। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको पता चलेगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर से एक चीज सामने आ रही है, अगर आप 100% बुक भी याद कर लेना, 100% सारी बुक का एक लफ्ज याद कर ले, स्ट्रक्चर को सामने रखे मुझे बताइए पास होंगे या नहीं? पास नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आप 35 मार्क्स तो ले लेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? वो रट्टे से नहीं हो। अच्छा, उसको करने के लिए नॉलेज होना जरूरी है, रट्टा होना लगाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ रट्टा की बेस पे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या? सिर्फ याद कर लेने से काम खत्म नहीं होगा। ये इसके अंदर हिडन मैसेज क्या आपके लिए इस स्ट्रक्चर के पेपर पैटर्न के अंदर, कि अगर आप बुक को याद कर लेते हैं, चाहे 100% याद कर ले, आप पास होने के काबिल नहीं होंगे जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे? केस स्टडीज की। यह जहन में रखिएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत से स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है, अरे याद कर लेंगे, पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ आ गया और याद कर लिया, काफ़ी है, लिखने की क्या ज़रूरत है? ये तो बड़ा बोरिंग होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन लिखना, बहुत बोरिंग है सर। पता है क्या, ये हेडिंग आनी है, उसके अंदर ये लिखना है, ज़रूरी है मैं अपने हाथ से लिखूँ? तो केस स्टडी में वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए लिखना जरूरी है, लेकिन खास तौर पे केस स्टडी में ये आपके सामने है। ये आपको पेपर पैटर्न क्या मैसेज दे रहा है? आज समझ लीजिए सबसे अहम चीज जो अभी तक आपको सिखाई है वो क्या है, कि सिर्फ रट्टा नहीं लगाना आपने, रिटन प्रैक्टिस। सिर्फ रट्टा लगाने से आप ये पेपर पास नहीं कर सकते, रिटन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। किसकी? केस स्टडी। अच्छा, दो चीजें आपके साथ शेयर कर दूं। पेपर आया स्टूडेंट के सामने, ये रियल स्टोरी समझ लीजिए इसको, ये रियल स्टोरी है। स्टूडेंट मेरे पास आया बहुत परेशान। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है सर पेपर तो अच्छा हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा वो क्या? कहता है सर मुझे उसने पेपर दिया, उसके ऊपर एमसीक्यूज थे। मैंने कहा बिल्कुल थे, बताया था एमसीक्यूज आएंगे। कहता है सर ये मसला नहीं है, मैंने एमसीक्यूज मुझे आते थे, टिक भी लगा दिए मैंने, पेपर के ऊपर टिक भी लगा दिए। तो जब पेपर का टाइम खत्म हुआ उसने मुझसे क्वेश्चन पेपर तो लिया ही नहीं वापस,
तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा एमसीक्यू ठीक है और कौन सा गलत है? तो मैंने कहा भाई उसको हरगिज पता नहीं चलेगा। पता चलेगा? नहीं पता। इस स्टूडेंट ने क्या गलती की? वो जो एमसीक्यूज हैं वो आपने क्वेश्चन पेपर के, ये पीआरसी नहीं है कि क्वेश्चन के ऊपर ही ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। पीआरसी में ऐसे करते थे। ये क्या है? क्या इसमें क्या करना है? आपने उसको अपने पेपर के ऊपर उतारना है, आंसर शीट के ऊपर। बस एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज आएंगे जरूर 15 नंबर के, लेकिन कैसे अटेम्प्ट करने हैं? पेपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं, आंसर शीट के ऊपर। वरना क्वेश्चन पेपर आपके साथ घर आ जाएगा, फिर आप सोच रहे होंगे उस एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कौन सी ऑप्शन ठीक है कौन सी गलत। दूसरी चीज, लॉ से रिलेटेड कैफ लेवल पे 2 पेपर आए, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, कैफ 4 कैफ 7। 2 साल पहले दोनों इकट्ठे होते थे, 2 साल पहले दोनों इकट्ठे। अब फिर उसके बाद आई कैप ने कुछ स्कीम में रिवीजन की और इनको अलग-अलग कर दिया। बिजनेस लॉ कैफ 4 अलग हो गया, कंपनी लॉ कैफ 7 अलग हो गया। तो अगर आप कभी पास पेपर, वैसे तो स्टूडेंट्स नॉर्मली जाते नहीं है खुद से पास पेपर की तरफ, बस उस्ताद ने जो करवाया और ये सफिशिएंट है, उस्ताद जो करवाया बस वो कर ले काफ़ी है। लेकिन अगर आप आई कैप की वेबसाइट पे जाके पास पेपर डाउनलोड करें तो ये जहन में रखिएगा 2 साल तक के तो आपके बिल्कुल रेलिवेंट है। 2 साल पुराने जो पास पेपर होंगे वो आधा रेलिवेंट होगा और आधा इररेलिवेंट, क्योंकि वो इकट्ठा हुआ करता था। ठीक है, ये रिवीजन हुई। जी बताइए क्या ये सारी चीजें समझ आ गई आपको? खास तौर पर इसमें सबसे अहम पेपर पैटर्न, ये क्लियर है? आगे चलते हैं जी। अच्छा ये पहले फर्स्ट स्टूडेंट्स विद फर्स्ट अटेम्प्ट इन कैफ, जो कि ज्यादातर आपके लिए खास तौर पे ये कुछ चीजें हैं मैं शेयर करना चाहता हूं। एक हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज में मैंने आपको बता दिया, पेपर के ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना, आंसर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी फर्दर तरीकाकार मैं आपको लेक्चर के दौरान में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको बता दिया करूंगा कि क्या सिर्फ हमें करेक्ट ऑप्शन लिख देना जरूरी है कि आगे स्टेटमेंट भी लिखनी चाहिए। तो इसका जवाब है सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिख दें काफी होता है। हाउ टू अटेम्प्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, एक चीज में रखिएगा, जो क्वेश्चंस होते हैं आई कैप में अक्सर ऐसे होता है खास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स हों, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अक्सर स्टूडेंट्स उसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि पता ही नहीं चलता पार्ट ए कहाँ खत्म हुआ, पार्ट बी कहाँ से शुरू हुआ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है अगर किसी क्वेश्चन के पार्ट्स हों तो स्टूडेंट इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि पता नहीं चलता पार्ट ए कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ। इसमें जरा एग्जामिनर बन के सोचिए, आपके लिए पेपर चेक करते हुए प्रॉब्लम होगी और आप चाहते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं, क्लियरली पता चलना चाहिए पार्ट ए कहाँ से लेके कहाँ तक है, पार्ट बी कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो उसका क्या सोल्यूशन आपके ज़हन में आ रहा है? आई कैप ने इसका सोल्यूशन यहाँ अलग अलग करें, शाबाश बेहतरीन, यही बात आई कैप कहता है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आई कैप क्या कहता है, आप जब भी किसी भी क्वेश्चन का पार्ट अटेम्प्ट करें ना, फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। फ्रेश पेज पे पार्ट ए खत्म हो गया, पार्ट बी उसके नीचे से शुरू नहीं करना। होम असाइनमेंट में आप कर सकते हैं, होम असाइनमेंट में आपको इजाजत है कि पार्ट, क्योंकि जाहिर है हमने अपने सफ़े बचाने हैं, आई कैप के सफ़े नहीं बचाने, अपने सफ़े बचाने हैं। आई कैप के एग्जाम में जब जाएंगे हर पार्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। स्टूडेंट कहने लगा सर अगर 2 लाइन इस्तेमाल हुई हैं फिर भी यही रूल, क्या बाकी के 2 लाइन इस्तेमाल करें, बाकी पेपर छोड़े, आगे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। क्लियर? तो समझ आई कि पार्ट ऑफ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, तरतीब जरूरी है? जरूरी नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर ले, बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कर ले, तरतीब जरूरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया, पहले पार्ट सी कर ले, फिर ए कर ले, फिर बी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक, हालांकि ये भी रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन एक सजेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें ना, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स कोशिश करें इकट्ठे करें, इकट्ठे करें। यानी क्वेश्चन 4 शुरू किया तो पार्ट सी कर लिया, ए कर लिया, लेकिन इकट्ठे करें। फिर उसके बाद तीनों पार्ट्स करने के बाद क्वेश्चन 5 के ऊपर चलें। यानी आप ये तो कर सकते हैं पहले क्वेश्चन 7 फिर 3 फिर 10, लेकिन ये
अब रिकमेंड करता हूं कि नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 7C, फिर उसके बाद 4 का पार्ट बी, फिर 8 का पार्ट ए, फिर 7 का पार्ट ए, ऐसे रिकमेंडेड नहीं, मिक्स हो जाता है ना। तो आप क्वेश्चन की तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना जब किसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें तो उसके सारे पार्ट्स को इकट्ठे करें। नॉर्मली हम क्या करते थे, मैथ्स स्टूडेंट था तो क्या करता था, वह आसान, टीचर्स हमें बताया करते थे, हम भी आपको यही बताएंगे कि आसान सवाल पहले करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी आसान है, अब क्या करें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए अटेम्प्ट करके आगे पार्ट बी की नंबर दे के खाली जगह छोड़ देता था, मुझे अंदाजा हो जाता था इसे एक सफा लगने वाला, 2 लगने वाले, तो जगह छोड़ के आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते। तो इन शॉर्ट आपने क्वेश्चन कोई सा भी किसी भी तरतीब से पेपर सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करनी है, जब किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया तो सारे पार्ट्स उसके आगे पीछे इकट्ठे ही करें, एक पार्ट शुरू में और एक पार्ट एंड पे नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई। ब्लैक पेन यूज करना है, सिर्फ नोट्स वगैरह बनाते हुए जो मर्जी यूज करें कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में जब आपने जाना है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है। हमें इंटर में मैट्रिक में समझाया करते थे, राइटिंग अच्छी करो भाई, राइटिंग के मार्क्स होते हैं। अब याद रखिएगा, राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, बल्कि मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल मेरा, मेरी जजमेंट है, आइंदा आने वाले कुछ सालों में राइटिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी, राइटिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी। मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं, मैंने शायद कोई एक सफ़ा पूरा अपने हाथ से लिखा हो, कोई कीवर्ड्स लिख लिया करते हैं अब भी, लेकिन आप में से भी शायद अगर आप सोचें तो आपने तो हर अभी स्टूडेंट लाइफ में ना शायद राइटिंग आपकी ज़्यादा होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में राइटिंग ख़त्म होती जा रही है। आप पूरे हालांकि पाकिस्तान इतनी डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में किसी भी सरकारी महकमे का एक ऑफिशियल आप सर्कुलर या नोटिस देख लें, वो हाथ से नहीं लिखा होगा। इसका मतलब है जो हैंड राइटिंग है ये अननेसेसरी स्किल, इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल फारग थी जब मैं स्टूडेंट था, अभी भी अब तो उससे ज़्यादा फारग है, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब भी नहीं पड़ता था आई कैप के पेपर में राइटिंग का 0 नंबर, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ये मैनुअल अटेम्प्ट से लेके शिफ्ट कर रहा है, डिजिटल के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो बहरहाल कुछ स्टूडेंट समझते हैं सर हम रंग बिरंगे पेन या मार्कर इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत दिखने में खूबसूरत और सुंदर सा हमारी आंसर शीट बन जाएगी, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सिर्फ पूरे कैरियर में मैंने सिर्फ एक पेन इस्तेमाल किया था पेपर आई कैप के पेपर अटेम्प्ट करते, वो पियानो का होता था ब्लू कलर का, तब ब्लैक की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब ब्लैक। तो आपको डिफरेंट कलर्स यूज करने की, मार्कर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, कर सकते हैं ब्लैक मार्कर यूज, जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और इसमें ना टाइम ज़ाया होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम आपको सजेशन देते हैं, उसकी रीज़न नहीं बताते क्योंकि उसमें टाइम ज़ाया होता है रीज़न बताने में। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको मान लें। लेकिन आप खुद सोचें, एग्जाम में अगर आप 2 कलर यूज़ करेंगे ना, तो पहले एक को हेडिंग दी, फिर उसके बाद उसको रखा, फिर दूसरे को उठाया और उसके नीचे लिखना शुरू किया, ये ट्रांजिशन में टाइम लगेगा कुछ सेकेंड, और जब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो सेकेंड मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर यही है कि क्या करें, एक ही पेन। कौन सा, ब्लैक, ठीक है। मार्कर ब्लैक इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, बाकी पेंसिल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर जी, ब्लैक पेन की बात हो गई। चेक पॉइंट, यहां पे रुक के आपसे पूछ रहा हूं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ब्लैक पेन जो आपने कहा, टिप पे आपकी तरफ से या इलीगल है, इसके अलावा कोई यूज? ये आई कैप की तरफ, ये मेरी तरफ से सजेशन नहीं, आई कैप की तरफ से रिक्वायरमेंट है ब्लैक पेन वाली, कि ब्लैक पेन के अलावा आप कोई कलर यूज नहीं कर सकते। इसकी कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी है, मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये फेयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है, हेडिंग वगैरह देनी है, अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन कर लें, उसमें बड़े अच्छा हेडिंग बन जाती है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए आगे चलते हैं। बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट, कुछ इंस्ट्रक्शंस
फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एंड पंक्चुअल। रेगुलर का मतलब क्या है? डेली है। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम पे आना है। क्योंकि हमारा लेक्चर आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें स्टार्ट में मैंने थीम बिल्ड करना होता है। थीम जब थीम अच्छा बिल्ड हो जाएगा ना, आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं सीखने के लिए चीज़ें। अगर वो थीम बिल्ड ना हुआ ना, आप लेक्चर के दरमियान में आके बैठेंगे, स्टार्ट मिस करेंगे, तो फिर पूरी स्टोरी समझ नहीं आएगी। ऐसे ना पूरी मूवी देखते हैं, पूरी मूवी को अच्छे तरीके से समझने के लिए स्टार्ट से देखना ज़रूरी है कि दरमियान से भी देख लें। सर कहानी बिल्ड ही उधर होती है। वो जो हीरो पे जुल्म होने होते हैं या उसकी वो शुरू में ही होते हैं ना, वो शुरू मिस कर देंगे, स्टार्ट आपको पता ही नहीं चलेगा हीरो कौन है विलन कौन है। ठीक है, तो इसीलिए हर लेक्चर को भी आपने स्टार्ट में, हम लेक्चर का स्टार्ट में उसका थीम बिल्ड करते हैं। अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहना। डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन का अपोजिट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ध्यान इधर उधर जाना, ध्यान इधर उधर। रिसर्चर ये कहते हैं हमारी जिंदगी में एज ऑन टुडे मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग थिंग जो है वो मोबाइल है। मोस्ट, वो कहता है ये इतना टेंशन को, और जितना फोकस हटेगा ना, याद रखें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल रिड्यूस हो जाएगा, फोकस जितना हटेगा। वो कहता है ये इतनी डेंजरस थिंग है मोबाइल, आप इसको अगर ऑफ भी कर देंगे ना, ध्यान आपका उधर ही रहेगा। बैग में भी डाल देंगे, ध्यान उधर ही रहेगा। आप आजमा के देख लें, थोड़ी थोड़ी बार मैं यार चेक करता हूँ कि मैसेज कॉल तो नहीं आया वो। और अगर ये ऑन हो और सामने हो, फिर तो कुछ भी मैसेज आ जाए कहीं से, कोई जैज वालों का मैसेज आ जाए, वो भी बंदा पढ़ के देख लेता है, ऐसा कोई जरूरत। तो मोबाइल मोस्ट, क्लास में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। वैसे मेरी सजेशन है कोशिश करें जिंदगी में इसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। सजेशन, आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शुरू में फैमिली वाले या फ्रेंड्स कुछ नाराज होते हैं, फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये है ही ऐसा। ठीक है, तो फिर वो हाँ वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। तो मोबाइल को कोशिश करें ज़िंदगी से जितना निकाल सके उतना निकाल दे। ये आपको शायद आज से 20-25 साल बाद समझ आएगी कि क्या ये बात जो मैंने कही थी वो ठीक थी या गलत थी। तो क्लास में कम से कम आपने मोबाइल अपने सामने भी नहीं रखना, इसको आपने साइलेंट या ऑफ करके बैग में रखना है। ठीक है, क्योंकि सामने भी रखेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद नजर उधर जाती है, आजमा के देख लें। आस्क क्वेश्चंस लॉन्ग विद, जैसे टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। सबसे ज्यादा जो आप सीखते हैं ना, सबसे ज्यादा सीखते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मुझे याद है मैंने अपने फाइनल पेपर में एक गलती की थी। ठीक है, हमारा आईकॉम का पेपर था और क्लास में कुछ स्टूडेंट थे, उनमें ना टॉप पोजीशन की जंग होती है ना, तो उन टॉप 3 जंगजुओं में मैं भी शामिल था। और पेपर में एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वो मेरे से गलत हो गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कितने सब्जेक्ट होते थे आईकॉम में, बीकॉम में, उनके नाम क्या होते थे, इवन कुछ टीचर्स के नाम भी भूल गया हूँ मैं, लेकिन मुझे वो अपनी गलती आज तक याद है। तो इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखता है? गलती। तो गलती करना याद रखें, गलती करना अच्छी बात है, लिख लें कहीं पे। आपको कुछ बातें बचपन से ना गलत पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, तो ये कहीं पे लिख लें, गलती करना जानबूझ के नहीं करनी चाहिए, जानबूझ के नहीं, लेकिन गलती होना कर लें। गलती होना अच्छी बात है, इससे कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा लर्निंग हमारी किस चीज से होती है? गलती होने से। फिर दूसरों की गलती से सीखना, यानी सवाल पूछ के। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा या तो खुद से केस स्टडी करके गलतियां करनी है और उनसे सीखना है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना था, या क्या करना है, उस्ताद से पूछना है। जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। दूसरी बात ये भी लिख लें, जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। हमारा प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन में एक फर्क मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, सीए के अलावा किसी दूसरे प्रोफेशन में जाए ना, सीनियर से कोई चीज पूछे नहीं बताता, कहता भाई इसको मैंने सिखाया ना, उस्ताद कहता है इसको सारी चीजें सिखा दी ना, इसको ये कल को अपनी दुकान खोल के साथ बैठ जाएगा। लेकिन सीए के प्रोफेशन में इवन पार्टनर, जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं, वो खुद चीजें सिखाते हैं कि आप सीखें। ठीक है, ये हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट होता है।
तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पूछें, ठीक है, जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। हॉस्टल और हॉस्टलमेट्स को ध्यान से सेलेक्ट करें, ठीक है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक सुना ही होगा आपने। एक गलत बंदा हॉस्टल में आपके साथ, आपका साथी आपके ग्रुप में बन गया ना दोस्त, वो सबको अपनी तरफ ले। नॉर्मली हमारे यहाँ एक अच्छा बंदा दूसरों को अच्छा नहीं बनाता, लेकिन एक बुरा बंदा दूसरों को बुरा बनाता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे बंदे का साथ हो या ना हो, बुरे बंदे के साथ से बचना, ठीक है। खासतौर पे हॉस्टल में वो कभी सैर करने का प्रोग्राम हो जाता है, कभी शोर शराबा होता है वगैरह वगैरह। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं। सेल्स की फोन की बात कर दी मैंने आपको। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अब सुन लीजिए। मोबाइल मैंने आज जैसे बताया आपका मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस। अच्छा वाला लेक्चर चल रहा होता है मोबाइल के ऊपर, कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, वो ध्यान उधर चला जाता है, अटेंशन डाइवर्ट। तो मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपके लिए कह रहा हूं, मोबाइल के ऊपर लेक्चर्स ना लीजिए। फिर आप कहेंगे ये ऑनलाइन क्लासेस फारिग होती हैं, कुछ समझ नहीं आता, हालांकि असल रीजन कुछ और होती है, कुछ असल रीजन कुछ और होती है, कुछ और भी होते हैं। तो सजेशन, पहली सेशन क्या है, आपने ऑनलाइन अगर एजुकेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो अच्छा, मूवी देखने का मजा कहाँ आता है 21 इंच की स्क्रीन पे के वो 50 इंच वाली स्क्रीन पे, 50 पे। तो भाई फिर लेक्चर कैसे छोटी सी स्क्रीन पे पूरे तरीके से समझ आएगा? वो पूरा सीन आपका माइंड जितना कैप्चर करेगा, व्यू जितना बड़ा होगा ना, उतनी चीजें आपके माइंड में आएंगी, बैठेंगी, फोकस उतना ज्यादा होगा। इसीलिए मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना। जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल पे ले रहे हैं, समझ लीजिए उसको पता ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस लेनी कैसे है। यूज वन रेगुलर स्पीड। सर बहुत इंटेलिजेंट हूं मैं, कोई कहता नहीं है लेकिन समझ रहा हूं। अब मैं तो डबल स्पीड पे भी कर लेक्चर ले लूंगा, डबल स्पीड पे लेक्चर, 1.5 पे लेक्चर सर बहुत आसानी से समझा, अच्छा समझ। याद रखिए, आप तो मूवी भी शायद डबल स्पीड पे नहीं देखते होंगे, हालांकि मूवी को सिर्फ देखना होता है, समझना नहीं होता, लेकिन लेक्चर जो है उसको देखना भी होता है। और तो हमारे माइंड को ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप देखेंगे, जो सुनेंगे वो सारा समझ भी आता रहेगा, ऐसा नहीं है। वरना तो 4 टाइम स्पीड कर ले, देख भी रहे हैं कुछ, सुन भी रहे हैं। हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत, उसके लिए टाइम चाहिए उसे। तो वो टाइम रेगुलर स्पीड के साथ है। और सबसे बड़ा फर्क क्या है ऑनलाइन में और फिजिकल में? मैं मतलब सबसे बड़ा नहीं कहता, एक बड़ा फर्क, फिजिकल क्लास में आप स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, ऐसे ऑनलाइन में कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन में स्पीड 1.5 कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर कहेंगे नहीं ऑनलाइन लेक्चर अच्छे नहीं होते, ऑनलाइन लेक्चर, तो भाई आपने वो उसको सही इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है। याद रखिएगा, स्पीड में और अंडरस्टैंडेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेक्चर की स्पीड जितनी बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। फिर जो टाइम आप स्पीड से बढ़ाते हैं ना, वही टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछते हुए स्टूडेंट खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हालांकि लेक्चर में समझाया होता है, ये अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में वही सवाल पूछ रहे होते हैं। सर ये लेक्चर में सुना तो था, समझ नहीं आई। क्या कहते हैं, सर लेक्चर ले लिया है, फिर भी सर आपने ये बात समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई होती है? एक रीजन क्या होती है, स्पीड है। आपने अपने माइंड को उतना टाइम नहीं दिया अंडरस्टैंड करने का, जितनी देर में उसने अंडरस्टैंड करना था आपने दूसरा कंसेप्ट उसके ऊपर छाप दिया। तो 1.5 भी नहीं, सिर्फ रेगुलर स्पीड 1, जैसी अल्लाह ताला ने हमारी स्पीड बनाई हुई है। स्टडी डेली, मिस यूज, फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज ना करें। रोज का लेक्चर रोज लेना है आपने, ये नहीं कि वीकेंड पे 2 लेक्चर ले लेंगे, 3 लेक्चर, ऐसी बात नहीं। सेल्फ फोन। अच्छा आप सुन ले, एक और, स्टूडेंट्स ऑनलाइन में, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, वक्तन फवक्तन ऐड होते रहते हैं, तो वो कहते हैं सर कितने लेक्चर कवर करने चाहिए। अब ये बात ध्यान से सुन ले ऑनलाइन में स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सेशन को स्टार्ट से ज्वाइन किया है, यानी अक्टूबर के स्टार्ट से, कह लीजिए सितंबर के यानी अक्टूबर के स्टार्ट से, तो आपको हर रोज 1 लेक्चर लेना बस। अगर रिजल्ट आया, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कैफ 4 में वो पीआरसी का रिजल्ट आएगा, पास होंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमें महीना या 1.5 महीना, यानी समझ लीजिए नवंबर में ज्वाइन करें,
नवंबर में, उनके लिए सजेशन क्या है कि वो हफ्ते में 9 लेक्चर की एवरेज रखनी है। अगर स्टार्ट से हमें ज्वाइन करते हैं तो रोज का एक लेक्चर, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछे तो उसको बता देना है, रोज का एक लेक्चर। और अगर वो ज्वाइन करे हमें नवंबर से तो फिर रोज का 1.5 लेक्चर। 1.5 लेक्चर रोज का प्रैक्टिकेबल नहीं होता क्योंकि आप शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है दरमियान में थोड़ी छोड़ेंगे, तो हफ्ते में 9 लेक्चर ताकि 1.5 की एवरेज बने, ठीक है। और अगर ज्वाइन करते हैं जनवरी के स्टार्ट में, जनवरी में अगर ज्वाइन करें तो 50 दिन के अंदर ये कैप 4 हो सकता है? यस हो सकता है। जनवरी 2 महीने के अंदर बिजनेस हो, बिल्कुल हो। करना क्या पड़ेगा? मेहनत डबल। हाँ, लेकिन सिर्फ कैप 4 होगा, साथ में कि दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई पीआरसी का स्टूडेंट दिसंबर में पास होता है और वो जनवरी में कहता है मैं 3 पेपर उठा के वो नहीं कर सकता, वो बी लॉ की तैयारी। हाँ, जो कहता है कि 2 महीने हैं मैं सिर्फ बिजनेस लॉ का पेपर उठा, वो कर लेगा। उसको फिर क्या करने पड़ेगा? हर रोज के 2 लेक्चर। वो कहता है सर हर रोज के 2 लेक्चर तो 2 घंटे में हो जाएंगे सर, बाकी का दिन क्या करूंगा? क्या जवाब देंगे इसको? सोना नहीं। उसे कहना भाई असाइनमेंट नहीं करनी, केस स्टडी की प्रैक्टिस किसने करनी है? डेली असाइनमेंट मिलेगी। रजिस्टर खरीद लेना है आज क्या करना है आपने? रजिस्टर खरीद लेना है, एक मोटा सा रजिस्टर। नहीं ये चले यार, खत्म हो जाएगा, दोबारा ले लीजिएगा। उसके ऊपर लिख ले बिजनेस लॉ होम असाइनमेंट, बिजनेस लॉ होम असाइनमेंट। फिर अब सर यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? वो आप ही के हैं। क्या पिछली दफा सही नहीं पढ़ाया आपने? पिछली दफा सही नहीं पढ़ाया यूट्यूब पे, आपको पैसे देने की क्या, लूट रहे हैं आप तो। उधर से पढ़ लेते हैं हम, पढ़ ले, मुझे क्या है? वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि ये अनएथिकल भी है, इलीगल भी है। ये करना चाहे उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको बता भी सकते हैं ये चोरी भी है और गुनाह भी है। नहीं है? नहीं है? नहीं सर ये तो नेकी का काम है, हम तो एक दूसरे की। और सर व्यूज भी तो आते हैं, आपका फायदा होता है यार। व्यूज किसको? मेरे को कौन से पैसे, कौन सा चेक मिलता है? हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ डेमो लेक्चर्स वगैरह होते हैं जो इंस्टीट्यूट की साइट्स पे है ना, वो अनएथिकल इलीगल नहीं है। अब आप इतने मासूम ना बने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो जाहिर डेमो लेक्चर, स्टूडेंट कहता है सर कैसे पढ़ाएंगे हमें बताएं, तो डेमो लेक्चर्स हर इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल किए होते अपने चैनल के, वो ठीक है। लेकिन जो इलीगल करते हैं जो वो बात, लेकिन मैं आपको कुछ फर्क भी देखें, फर्क अगर आप ये समझते हैं ना कि वीडियो लेक्चर ही टोटल पैकेज है कोचिंग का, तो आप यकीन कीजिए आपको पता ही नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। वीडियो लेक्चर टोटल पैकेज का सिर्फ 20% है, 80% आपको सिर्फ वैसे तो बहुत सी चीजें, लेकिन आपके लेवल पे जो आप आसानी से समझ पाएंगे ना, सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूं। वीडियो लेक्चर आपने सारे सुन भी लिए, बाकी नहीं, हालांकि बाकी बहुत सी एग्जांपल, लेकिन मैं ज्यादा असल में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता, मुझे मुनासिब नहीं लगता है। 12 पहली चीज, वीडियो लेक्चर ले लिया, कोई बात समझ नहीं आई, किससे पूछेंगे? जिससे लेक्चर लिया है, उसके भी कंसेप्ट उतने ही है जितने आपके। उस्ताद से पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। और इससे भी बड़ी रीजन याद रखें, टीचिंग 2 वे प्रोसेस होता है, 1 वे नहीं होता। ये मूवी नहीं है कि आगे देखी घर चले गए, 2 वे प्रोसेस। मुझे साथ साथ वैल्यूएट करना है कि आप आई कैप के लेवल तक पहुंचे कि नहीं, उसके लिए होता है टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स लेते हैं तो इसका मतलब आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे, वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे तैयारी कैसी है कैसी नहीं। वो हवा में तीर चला रहे हैं, वो फिर आई कैप भी आपको बताएगा कि आपकी तैयारी अच्छी थी या नहीं थी। इसीलिए आप टेस्ट भी नहीं दे सकेंगे, कोई सवाल कहीं पे फंस गए उस्ताद से पूछ भी नहीं सकेंगे। बाकी भी मसले मसाइल हैं, आगे जिसने जो करना है सो उसने करना है, अपना ज़मीर। भाई किसी को कत्ल भी कर दे जो कातिल है, उसके पास जस्टिफिकेशन होती है कि नहीं होती? कोई उससे पूछे, वो कहेगा मैं मेरे पास जस्टिफिकेशन है। आजकल भी वो कत्ल शतल का कोई केस चला हुआ है लाहौर, तो जस्टिफिकेशन हर बंदे के पास अपने एक्ट की होती है। सबसे पहले ज़मीर को मुतमिन करते हैं, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, रीजन ऑफ फेलियर, इस सब्जेक्ट में फेलियर की रीजन क्या है?
रिटर्न प्रैक्टिस ना कर, जैसे मैं बताया ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पसंद होता है। मैं भी जब बैठता था ना तो मैं कहता था न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करूं, वो तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाते, थकते ही नहीं थे हम, बल्कि 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम कहते थे अब तो हम मामा बू हैं, ठीक है, अब तो स्पीड बढ़ेगी। थ्योरेटिकल सेंटेंस लिखने से जान जाती थी, मेरा अपना यही हाल था, ठीक है। लेकिन याद रखे तैयारी तो बहरहाल करनी है। बड़ी रीजन, सबसे बड़ी रीजन प्रोबेबली क्या है फेल होने की, काउंटिंग में जितनी प्रैक्टिस करते हैं लॉ में बच्चे उतनी प्रैक्टिस नहीं कर। आपने हर रोज ऑब्जर्व करना है, आज मैंने काउंटिंग को कितना टाइम दिया घर और लॉ को कितना टाइम दिया। अगले हफ्ते में ना हर रोज ऑब्जर्व करके नोट कीजिएगा, वीकेंड पे आपको खुद पता चल जाएगा बच्चे क्यों फेल होते हैं। एक पूरे वीक तक ये एक्सरसाइज जरा कीजिएगा, क्या हर रोज बिजनेस लॉ को जितना टाइम दिया वो नोट करें, काउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़े, FAR 1 वगैरह जो, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। हालांकि दोनों सब्जेक्ट पास करना जरूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, दोनों 100 मार्क्स के हैं, दोनों का हक है। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ना करना, केस स्टडी को, ये रिक्वायरमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना, ये मैं आपको लेक्चर के दौरान में समझाऊंगा। क्योंकि असल में याद रखिए एग्जामिनर मार्क्स उस चीज के नहीं देता जो हमें आती है, एग्जामिनर मार्क्स उस चीज के देता है जो उसने पूछा होता है। तो हमने पहले ये समझना है कि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है। केस स्टडी एक ही होगी, आपने देखा होगा अकाउंटिंग में नॉर्मली क्वेश्चन एक तरह के होते हैं, रिक्वायरमेंट भी एक तरह, केस स्टडीज में फर्क होता है। 100% सेम केस स्टडी, रिक्वायरमेंट में उसने बायर का वर्ड यूज कर दिया ना, केस स्टडी का सोल्यूशन कुछ और होगा। रिक्वायरमेंट में सेलर का वर्ड यूज कर दिया, केस स्टडी का सोल्यूशन कुछ और होगा, क्योंकि हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दोनों में फर्क है। तो इसीलिए केस स्टडी की रिक्वायरमेंट को बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, गलती कर जाते हैं। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। ICAP याद रखिएगा, पूरे CA में जहां कहीं आपके जहन में ये बात आए ना कि ये छोटा सा चैप्टर है, इसका छोटा सा कंसेप्ट है, ये कौन सा ICAP पूछ लेगा, फौरन उसको कवर कर लें और जहन में ले आए वही ICAP पूछेगा। ICAP का एग्जामिनर बहुत शातिर है, बहुत शातिर है, वो इतना डिटेल लेवल पे एनालिसिस कर रहा है, आपकी सोच है, ठीक है। वो एक दफा मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बताया, मैं खुद हैरान हो गया कि इतना डिटेल लेवल पे एनालिसिस। उनको अभी बैठे उधर ICAP में बैठे उन लोगों को पता है कि आप किस चैप्टर में क्या क्या गलती करने जा रहे हैं। ये कैसे पता है, कैसे इतना उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, ये लेक्चर के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस उस्ताद जो कहे वैसे करते रहना है। अगर वो शातिर है तो हम भी बेवकूफ़ नहीं इधर बैठे हुए। माशाल्लाह आप भी इस लेवल पे आए हैं तो जाहिर है अपने आप को आपने प्रूव किया है, उसके बाद इस जगह पे बैठे हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे, उस्ताद ने जो टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे उसके ऊपर अमल करेंगे, एग्जामिनर इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता आपको। बाकी बातें मैंने आपके साथ हाँ तकरीबन शेयर कर ली हैं। हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड, पास करने के लिए कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है। हर रोज 2 घंटे पढ़ना है लेक्चर के अलावा। मुश्किल है क्या आसान, मुश्किल भाई तो फिर आसान है भाई। डिग्री आपने जब मुश्किल सेलेक्ट किया तो काम तो मुश्किल करने पड़ेंगे। मुश्किल टारगेट आसानी से थोड़ी अचीव होते हैं, वरना फिर BA कर सकते हैं आप, वहाँ उसमें मेरा ख्याल है 20 मिनट भी रोज का पढ़ने तो बहुत है। होम असाइनमेंट डेली अटेम्प्ट करनी है इन रिटर्न, इसलिए मैंने आपसे कहा आज ही ले। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, संडे को पूरा जो कुछ पढ़ा है प्रीवियस रिवाइज करना है। ये पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है, इंशाल्लाह 27 हमारे तकरीबन 90 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। लेक्चर प्लान, अच्छा लेक्चर प्लान के बारे में सुन लें, आखिरी बात आज उसके बाद लेक्चर खत्म। आपको क्लास में जब आप आए हैं छोटी सी पर्ची मिली होगी, इसको हम बोलते हैं लेक्चर प्लान। इसमें लिखा हुआ है कि आप क्या पढ़ने सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, और आज जो आपकी होम असाइनमेंट है वो भी लिखी होगी। कोई नहीं है क्योंकि ओरिएंटेशन है ना, कल से असाइनमेंट शुरू होगी। ये आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर आज का, आज क्या कुछ आप सीखने जा रहे हैं कंसेप्ट्स, फिर रेफरेंस
कि घर जाके किताब में ये कंसेप्ट जो आपने क्लास में घर जाके पढ़ना भी है ना, तो वो किस सफ़े पे लिखा हुआ है, रेफरेंस, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह, पैराग्राफ रेफरेंस, और फिर असाइनमेंट लिखी हुई। डेली बेस पे आपको ये मिला करेगा। मैं क्लास में आके सबसे पहले जो प्रीवियस होम असाइनमेंट है कोई, वो डिस्कस करूंगा। लेक्चर का पहला हिस्सा क्या होगा, डिस्कशन ऑफ होम असाइनमेंट। दूसरा हिस्सा लेक्चर का क्या, ये तकरीबन 10-15 मिनट, बाजू का आधे घंटे के भी होता है। दूसरा हिस्सा क्या होगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भाई किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर तो वो पूछ ले। दूसरा का क्वेश्चन आंसर सेशन। पहला क्या था, पास्ट पेपर की डिस्कशन, कि मैं खुद से बता दूंगा कि ये सवाल इसमें ये मसला था। दूसरा क्या, क्वेश्चन आंसर। तीसरे नंबर पे आपको मैं 2-3 मिनट में ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएं। मूवी है ना, उसका ट्रेलर देखते हैं तो माइंड बन जाए, अच्छा ये इस तरह की मूवी होगी, भाई हमारे पसंद की है कि नहीं, एडवेंचर है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, साइंस फिक्शन है, ये कौन सी है, फैंटेसी है, कौन सी, ये ट्रेलर देख के हम एग्री, तो जहनी तौर पे उस फिल्म की नेचर के मुताबिक माइंड सेट करके हम बैठते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं। उसी तरीके से पहले मैं आपका माइंड सेट बिल्ड करूंगा, थीम, फिर उसके बाद लेक्चर की डिस्कशन होगी, एग्जाम्पल्स होंगी, केस स्टडी डिस्कस होगी, ये तकरीबन कोई 25-30 मिनट। फिर उसके बाद लेक्चर के एंड पे होगा 2 मिनट्स क्विक रिवीजन, ये आपने लाजमी करवाने हैं। ये बेसिकली आपके पूरे लेक्चर के जो सबसे अहम पॉइंट्स होंगे ना, एंड पे 2 मिनट में वो रिवाइज हो जाया करेंगे पूरे कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर चलेगा, क्लियर जी। हाँ, एक चीज़ और, सबसे अहम चीज़ जो मैं नहीं बिल्ड कर रहा हूँ इस सेशन में, वो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये वो सबसे अहम चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी, ठीक है, आपके पीयर से इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। और ये इसकी नेचर ऐसी है कि ये अवेलेबल भी सिर्फ और सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स को होगी। आप एक दूसरे के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर भी नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। शुरू में हम इसको थोड़ा ओपन रखेंगे, उसके बाद इसको रिस्ट्रिक्ट करें। बहरहाल भाई क्लियर हो गया? क्या आपको टीचर के बारे में पता चल गया कौन है, सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया क्या इसकी नेचर है? कुछ मैंने जो आपको मशवरे दिए आपने नोट कर दिए और इग्नोर कर दिया उनको? अच्छा, इग्नोर नहीं किया, चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। जी मैडम, जी पूछे। हाँ, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट दे दीजिए आप लोगों के ना, आप लोग एक मिनट, आखिरी मिनट, आप लोगों के कोई व्हाट्सएप ग्रुप फिजिकल क्लास के मैं बनाऊंगा, जिसमें आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे, प्रीमियम रिसोर्सेज, ठीक है। वो सिर्फ एडमिन ओनली होंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे आपका कुछ डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, स्मार्टफोन निकालिए अपना, एक्सप्लोरर पे जाइए और टाइप कीजिए, इस वेबसाइट का नाम है menti.com, MENTI, menti.com। जी नेट, शाबाश, किसी से उधार ले लीजिए, अच्छा हाँ, लेक्चर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, वो किसी और के होते हैं, अपना नेट भी शेयर करते हुए प्रॉब्लम होती है। भाई नेकी करनी है तो फिर अपने पैसों से करें, नेट शेयर करना उसके साथ, वो इंतजार कर रहा है, कर से। अच्छा, अगर आपका इस वक्त नेट नहीं है तो आप नोट कर लीजिए 2 चीजें, एक वेबसाइट और एक कोड। ये घर जाके भी मैं इसको ओपन रखूंगा, आप घर जाके भी पूरे दिन में आज किसी भी वक्त इसमें एंट्री कर सकते हैं। आपने साइड पे जाना है menti.com, उस पर कोड हो, वो आपको बॉक्स शो करेगा, उस बॉक्स में आपने कोड डालना है 61649959। फिर आपके सामने छोटा सा सर्वे, 6-7 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं कि आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, या आप कोशिश करेंगे कि LMS पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, तो उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे,
तो आप ये सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, ये menti.com साइट MENTI मेंटी और कोड है, नोट कर लें 61649959। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनका ग्रुप भी बना हुआ है और उनको LMS पे एक्सेस भी मिली हुई है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत नहीं, इग्नोर करें वो इसको। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स ये जरूर करना है। क्लियर जी? अगर अभी किसी वजह से नहीं कर सके घर जाके कर लीजिए ये। इसके बाद नहीं कुछ नहीं करना आपने, उसके बाद सारा काम हमारा है। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।